हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हमारे पास लेक्चर नंबर 9 की बारी। आज हम लोग लेक्चर 9 ले रहे हैं और इस लेक्चर में हमारे पास आने वाला है गॉस का नियम के अनुप्रयोग। तो जो गॉस का नियम है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थ्योरी रूप में बोले तो इसको बोलते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से जो गुजरने वाला नेट फ्लक्स होता है ना, उस पृष्ठ में उपस्थित जितने भी आवेश होते हैं उनका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो उसी बेस पर जितने भी थी जो हमारा नियम था, उसी पर हम आज अनुप्रयोग पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास आज लेक्चर नंबर 9 और समय हो चुका है शाम के 7 बज चुके हैं। और आप सबको पता है शाम को 7 बजे क्या होता है। शाम को 7 बजे फिजिक्स की क्लास होती है डेली। डेली का मतलब डेली कितनी, कौन सी क्लास? क्लास 12th की फिजिक्स क्लास होती है। चलो तो आज बढ़ते हम लोग आगे। और अब हमारे पास है टुडे गोल। तो आज की गोल में हमारे पास है टॉपिक नंबर, हमारे पास 100 है टॉपिक। उन टॉपिक में टॉपिक नंबर 9 है। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए इसको हम लोग 2 से 3 वीडियो में कवर कर रहे हैं। सबको पता है इसमें से डेरिवेशन आता है। अब आप समझ सकते हो, अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट या चादर, जो भी आप बोले, कि निकट विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का डेरिवेशन है 2020, 19, 17, 16, 13, 12, 11, 9, 8 इतनी साल आया हुआ है ये। अब आप समझ सकते हैं इसकी इंपोर्टेंस कितनी है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमें डेरिवेशन करना है। टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है कि अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट या चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। मैंने आपको पिछले डेरिवेशन मैंने आपको कराया था, इसमें मैंने एक चालक तार लिया था और उसके कारण कुछ दूरी पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था। वहां मैंने आपको बताया था एक चीज की हमेशा जब भी मैं गॉस की नियम का डेरिवेशन करूंगा तो 2 चीजों का मैं मुख्य रूप से ध्यान रखूंगा। सबसे पहले मैं ध्यान रखूंगा कि हमको फॉर्मूला लगाना है फाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सब कुछ करने के बाद इसको बोलना है समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा नियम लगाना है गॉस का नियम, उसको बोलूंगा समीकरण नंबर 2। और दोनों समीकरण को बराबर दिखा के ई का मान निकालना है। बस वही काम यहाँ पर मैं आज करने वाला हूँ। चलो ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तुम्हारे पास मैं एक ले लेता हूं चादर के रूप में कोई एक शेप। तो मैंने यहाँ पर एक शेप ले लिया इस शेप में। ठीक है, मैंने माना कि इसी प्रकार की चादर होती है ना भाई, ये भी चौकोर टाइप की, तो वही चीजें मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, ए है। पहले मैं कलर चेंज कर लूं पेन का, क्योंकि ये पेन का जो कलर है दिख नहीं रहा होगा, व्हाइट है। तो एक कर देता हूं ब्लैक और एक बैगनी, एक रेड। ठीक, चलो तो ये वाला पॉइंट जो मेरे पास है इसका नाम है ए, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है बी, इस वाले पॉइंट का नाम सी है और इस वाले पॉइंट का नाम डी है। हमें क्या बोला जा रहा है, देखो जरा पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है अनंत विस्तार की। तो यहाँ पे जो हमारे पास चादर ये अनंत विस्तार की, इसकी कोई हमारे पास माप नहीं है, कोई मेजरमेंट नहीं है, कितनी लेंथ है कितनी विड्थ है, कोई इसका माप नहीं है। कह रहा आवेशित है, तो आवेशित है तो इसके अंदर में क्या भर दूंगा, आवेश भर दूंगा। तो मैंने यहां पर क्या भर दिया, आवेश भर दिया। ठीक है, क्योंकि भाई सवाल में बोल रहा है आवेशित और बाबर, और अगर आवेशित नहीं होगी तो फिर आप कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाओगे? सिंपल सी बात है कि नहीं। अगर आवेश होगा तभी तो क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। तो यही सब बात है। चलो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हर जगह आवेश आवेश भर दिया। तो ये क्या हो गया, आवेशित है। क्या है, आवेशित। क्यों? क्योंकि इस पे क्या है, आवेश है। यहाँ पे जो हमारे पास आवेश है उसका नाम मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू। क्या बोल रहा हूँ, क्यू। और इस पर जो आवेश बटा हुआ है वो किस रूप में, सिग्मा के रूप में। किस रूप में है, सिग्मा के रूप में। तो ये सब चीजों को मैं बीच में यूज भी करूंगा। चलो ठीक है, तो कह रहा है चादर के निकट, तो मैंने इससे निकट मान लो, मैंने यहाँ पर एक बिंदु मान लिया और बिंदु का नाम मैंने क्या रख दिया, एक यहाँ पे एक बिंदु और एक बिंदु कुछ यहाँ पे। अभी खुद समझ में आ जाएगा आपको। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस बिंदु के कारण इस बिंदु पर क्या निकालूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, इस आवेश को बंद करने का। तो मैं इसको बंद करूंगा, एक शेप ले लूं, मैं यहीं से ले लेता हूं शेप 3D में जाकर के। चलो भाई आ जाओ आप फटाफट। तो ये शेप मैं अगर लूंगा, नहीं मैं बना के देता हूँ। ठीक है, नहीं बन रहा सही इसमें, तो मैं बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक क्या ले लिया, बेलन ले लिया। क्या ले लिया, एक बेलन ले लिया। तो बेलन का मतलब क्या होता है, जैसे कुछ इस प्रकार का, ये क्या हमारा कोई एक बेलन है। ठीक है,
और इस बेलन का दूसरा वाला सिरा इधर निकला हुआ है इस प्रकार से, ये यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है क्या? सही, फिर से बनाता हूं एक बार। चलो आ जाओ भैया फटाक से यहाँ पे। तो ये हो गया, मान लेना, ठीक है, समझ लेना, अपना हिसाब बना लेना आप भी अच्छे तरीके से। तो हमारे पास एक समतल प्लेट चादर है ABCD, और हमें क्या निकालना, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने क्या किया, एक बेलन की कल्पना की और इस बेलन पे मैंने कुछ एरिया वेक्टर बोल दिया। यहाँ पे हमारे पास एक एरिया वेक्टर है, तो इस एरिया वेक्टर का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, तो इसको मैंने बोल दिया DA वेक्टर। विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की ओर। क्यों होगा बाहर की ओर, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है, जो आवेश है, वो हमारे पास प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज कारण कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो बाहर की ओर आएगा। यहां पर मैं करूंगा इसी प्रकार से, तो यहाँ पे जो DA होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा और जो विद्युत क्षेत्र होगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इसको मैं बोलूंगा E वेक्टर। अब देखो ये वाला बिंदु मैंने क्या बोला, इस बिंदु का नाम मैंने बोल दिया P है, और इस वाले बिंदु का नाम मैंने क्या बोल दिया, Q है। बाकी जो मैंने यहाँ पर निकाला इसको मैंने बोल दिया R, इसको मैंने बोल दिया S। ठीक, तो मैं क्या करना है, मुझे सभी बिंदुओं पे निकालना फ्लक्स कितना आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा चित्र से। क्या लिखूंगा, चित्र से। तो आपको यहाँ पे लिखना है चित्र से या चित्र में। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी मेरे पास डायग्राम है मोटा मोटा उसका इंट्रो यहाँ पे हमको देना होता है कि क्या क्या हुआ है, मतलब क्या क्या चीजें। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ABCD मतलब समतल आवेश चादर, ABCD समतल आवेशित चादर है। ABCD समतल आवेशित चादर है जिस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में आवेश फैला हुआ है। आवेश फैला हुआ है। इस चादर को या इन आवेशों को बंद करने के लिए हमने ये क्या बनाया, इसको क्या बोलते हैं बाबूजी, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो इसको बोलेंगे गॉसियन सरफेस। तो हमारे पास है गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन क्या लिखा मैंने, आवेश फैला हुआ है जिसे एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, पृष्ठ से ढका जाता है, कवर किया जाता है, ढका जाता है। मैंने करना क्या है कि बिंदु P पर और बिंदु Q पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। P व Q पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, समझ गए होंगे। तो यहां पे हमारे पास एक ABCD एक चादर है जो कि आवेशित है, प्लस आवेश से आवेशित है। आप चाहे इसे माइनस से भी कर सकते हैं, प्लस आवेश से आवेशित है। इस चादर का कुछ दूरी पर मैंने बिंदु माने, एक बिंदु P एक बिंदु Q है। बिंदु P और बिंदु Q पे मैं क्या निकालना है, विद्युत फ्लक्स निकालना है। कुल मिला के हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैंने बता रखा है आपको, जहां पर भी हमको निकालना होगा वहां पे छोटा क्षेत्रफल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर भी एक छोटा क्षेत्रफल ले लिया, और आपको पता है क्षेत्रफल फिर कहाँ आता है, बाहर की ओर, तो हो जाएगा DA वेक्टर। यहाँ पर DA वेक्टर ऐसे होगा और E वेक्टर भी ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि DA वेक्टर इस क्षेत्रफल के बाहर जा रहा है। जैसे कि मान लो अगर ये कोई सिलेंडर है तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल होगा ना वो बाहर की ओर होगा इस प्रकार से, और अगर इसके अंदर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की ओर होगा इस प्रकार से। चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और DA दोनों एक डायरेक्शन में है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड
और इस डायरेक्शन में जाएगा DA। हो सकता है भाई यहाँ पे ना दिख रहा हो, बट जो चीजें यहाँ पे लिखी है वो चीजें मैंने वहां भी लिखी है। ठीक है, कैमरा मतलब फोन से रिकॉर्डिंग होती है तो फोन की स्क्रीन उधर होती है तो दिखता नहीं है। चलो, तो ये चीजें होगी। अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, ध्यान सुनना। अब मैं लगाना वाला हूं यहाँ पे फ्लक्स। तो सबसे पहले मैं फ्लक्स कहाँ निकालूंगा, सबसे पहले फ्लक्स निकालूंगा बिंदु R और बिंदु S पे। तो बिंदु R व बिंदु S पर निकालूंगा फ्लक्स। तो बिंदु R तथा S पर, बिंदु R तथा S पर वैद्युत फ्लक्स। जब बिंदु R तथा S पर मैं वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा तो मैं सूत्र लगाऊंगा फाई इज इक्वल टू क्या, E cos थीटा। फाई इज इक्वल टू E cos थीटा लगा देंगे। छोटा क्षेत्रफल है तो DA लगा देना, तो फ्लक्स भी छोटा हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू E डॉट DA इंटू थीटा। अब जरा देखिए यहाँ पे आप, थीटा का मान कितना है, एंगल कितना है, थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पे है 90 डिग्री। थीटा यहाँ पे भी कितना है, 90 डिग्री है। तो दोनों पे एंगल का मान क्या है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे जो थीटा है ना उसको 90 रखूंगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 90 डिग्री, और ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर, देखो cos 90 का मान 0, तो E इंटू DA और इंटू इसका मान क्या हो जाएगा 0। तो 0 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास डी फाई ई बराबर कुल मिला के 0 बचेगा। यहां से हमको क्या समझ में आया कि जो उसके दो पॉइंट हैं इस वाली सतह पे, मतलब ये गोले जो मैंने बेलन बनाया ना, बेलन की ऐसी सतह है जो ऊपर से, उस वाली सतह के ऊपर कोई भी किसी प्रकार कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब हम बात कहां करेंगे, बिंदु P पर और बिंदु Q पर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे, लिख सकते हैं यहां पे इस प्रकार से, चलो भैया जाओ तुम उधर, ठीक है, एक लाइन खींच देते हैं सिंपल सी। चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिंदु P और बिंदु Q पे निकाल रहा हूं, सुनो ध्यान से। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि बिंदु P, चलो पहले एक एक पे निकाल, तो पहले बिंदु P पे निकालूंगा फिर बिंदु Q पे निकालूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा बिंदु P, बिंदु P तथा Q पर नेट फ्लक्स। चलो एक एक पॉइंट पे भाई, है ना। तो बिंदु P पर फ्लक्स, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। सुनो ध्यान से, तो सूत्र में क्या लगाऊंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा फाई ई बराबर क्या लगाऊंगा, ई ए कॉस थीटा। तो मैंने बोल दिया फाई बराबर ई ए कॉस थीटा हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे, सॉरी आगे जा रहा हूँ, पीछे जाना है। यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है दोनों समान दिशा में है, यहाँ पर वहां पर, अगर दोनों समान दिशा में होते हैं तो कोण का मान 0 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल बने कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू ए। लेकिन एक बात ध्यान रखा जाए, जो कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं क्या, कि यहाँ पे जो क्षेत्रफल है वो छोटा सा है, पूरा क्षेत्रफल नहीं है, और यहाँ पे भी क्षेत्रफल क्या है, छोटा सा है। तो अगर क्षेत्रफल छोटा होगा तो फ्लक्स का मान भी क्या होगा, छोटा होगा। तो यहाँ पे ये डी ए नहीं, यहाँ पे ए नहीं होगा, यहाँ पे ये डी ए होगा। तो यहाँ पे आएगा ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ तो डी ए रहेगा, और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है 0 डिग्री, तो यहाँ पे आएगा 0 डिग्री। कॉस 0 का मान 1 होता है, तो फ्लक्स भी छोटा। देखो भाई, फिजिक्स में कोई चीज छोटी हो तो उसमें डी लगाते हैं। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डी ए, ई इंटू डी ए हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स। बट ये तो छोटा सा मान आया, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे छोटा सा पार्ट लिया ना, ये छोटा सा मैंने वहां पे छोटा सा पार्ट ले रखा है, तो इन छोटे छोटे पार्ट की वजह से आया है। बट हमें तो चाहिए पूरा, तो पूरा करने के लिए मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ई वेक्टर, चलो हमारे पास यहाँ पे क्या था, डी फाई ई बराबर क्या आता है, ई इंटू डी ए, ई इंटू वेक्टर में क्यों लगा रहा हूं बार बार,
नशा तो किया नहीं हो भाई आज, नींद थोड़ी लग रही है ना। नींद क्यों लग रही है, अभी वीडियो के लास्ट में आपको समझा देंगे हम। डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए, जब दोनों का मैं क्या करूंगा समाकलन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या कि समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे समाकलन का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से, और ये हो जाएगा हमारे पास डी फाई ई बराबर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ये ऐसे समाकलन चिन्ह लगाएंगे और ये हो जाएगा e इंटू डी ए। समाकलन का मतलब होता है कि अगर कोई मान आपके पास छोटा है तो उसका पूरा मान दे देता है, उसका बड़ा वाला मान दे देता है। तो अगर छोटा मान डी फाई ई है तो इसका पूरा मान क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा e इंटू डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा a, तो e इंटू क्या हो जाएगा a हो जाएगा। चलो आई होप, मुझे लग रहा है कि इतनी बात समझ में आई होगी। लेकिन जो मैंने फ्लक्स निकाला भैया जी, ये फ्लक्स कहाँ पे निकाला मैंने, बिंदु P पर। कहाँ निकाला, बिंदु P पर। यहाँ मैंने लिखा भी था कि बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स, तो इसलिए ये बिंदु P का वैद्युत फ्लक्स है। इसी प्रकार मैं निकालूंगा Q पे, तो Q का मान भी इतना ही आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं इसी प्रकार, इसी प्रकार। जब मैं इसी प्रकार Q पे निकालूंगा, इसी प्रकार Q पर वैद्युत फ्लक्स, इसी प्रकार Q पर वैद्युत फ्लक्स। जब मैं Q पर वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा, देखो क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स आया ये आया P पर, ये जो फ्लक्स है कहाँ पे आया, Q पर। बट मुझे तो अलग अलग फ्लक्स नहीं चाहिए, मुझे कुल फ्लक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले पूरे फ्लक्स को और इस वाले पूरे फ्लक्स को जोड़ दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि नेट फ्लक्स, क्या लिखूंगा, नेट फ्लक्स। जब मैं नेट फ्लक्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स का मान क्या है, फाई ई है, और फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए ई ए। तो यहाँ पे मैं करूंगा ई, चलो अच्छा एक बार लिख देता हूं, तो फाई का मतलब क्या हो जाएगा, फाई ई कहाँ पे, पी पे, और प्लस फाई ई कहाँ पे, क्यू पे। तो फाई ई पी पे मान कितना है, ई इंटू ए है, तो यहाँ पे मान आ जाएगा ई इंटू ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर मान को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू ए आया है, तो यहाँ पर मान क्या रखेंगे, ई इंटू ए। तो कुल मिला के फाई ई का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, 2e हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा 2e लिख दूंगा। पहली बात, अभी तो मेरा फाई बराबर ई कोस थीटा से आया है, तो इसको जैसे ही आएगा इसको मैं क्या बोलूंगा, समीकरण नंबर 1। आगे चलो, आगे मैं किसका नियम लगाऊं, गॉस का नियम। तो मैं लिखूंगा गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। जब मैं गॉस के नियम से इसको लगाऊंगा, देखो क्या होगा हमारे पास, गॉस का नियम क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहाँ पे सुना ध्यान से, जो क्यू है वो आवेश है, लेकिन जो मेरे पास पृष्ठ है वो किस रूप में, जरा देखो पृष्ठ किस रूप में, ये देखो यहाँ पर भाई जो हमारे पास आकार है उसको जो मैंने आवेश दिया वो पृष्ठीय रूप में है, सरफेस पे आवेश फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो मैं आवेश का मान लिखूंगा ना, वहां मैं लिखूंगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो देखो याद करो, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। इसे बाप को याद होना चाहिए, पिछली वीडियो में जो मेरी क्लास थी उसमें मैंने मेंशन कर रखा था। इतनी क्लास ले चुका हूं ना कि मेरा गला एकदम खराब हो रहा है, समझ मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे मैं क्यू के बारे में बात करूंगा। तो जब क्यू का मान निकालूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। अरे भाई एक तो इसे आफत है, ऊपर से डिजिटल बोर्ड अपना दिमाग खराब कर रहा है कभी कभी। तो क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू, जहां पे क्यू लिखा वहां पे सिग्मा लिख सकता हूं। तो मैं जब लिखूंगा इस वाली जगह पर पुट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू, देखो यहाँ पे सॉरी फाई फाई फाई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे सूत्र पे मान रखूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा फाई ई बराबर, देखो
क्यू का मान क्या है, सिग्मा इंटू ए, तो मैं यहाँ पे रखूंगा सिग्मा इंटू ए और अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आगे बढ़ो, जब मैं आगे बढ़ूंगा तो तुरंत इसको पहले बोल दूंगा, बढ़ने के पहले समीकरण नंबर 2। और आपको तो पता है मैं क्या करता हूं, मैं जब दो समीकरण बन जाते हैं तो दोनों समीकरणों में बराबर दिखाता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या नाम से, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो ये मेरे पास हो जाएगा समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। चलो भाई बराबर दिखाओ। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या आया था, पीछे लिखा है, क्या था हमारे पास, फाइव इज इक्वल टू इंटू ए, और यहाँ पे समीकरण क्या है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ध्यान से, तो जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 और बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो जगह सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मुझे किसका मान चाहिए, मुझे ई का मान चाहिए, विद्युत क्षेत्र निकालना था, तो अगर मैं ई का मान निकालूंगा तो ई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ए अपॉन क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा। तो इस ए से को मैं क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। जरा समझना ध्यान से, ये क्या है, ये हमारे पास समतल आवेशित चादर के कारण, किसके कारण है ये, चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। यहां पर कहीं पर भी आर नहीं है, इसलिए आर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब कि आप चाहे इस चालक जो हमारे पास चादर थी ना, उस चादर के चाहे हम पास में रहे और चाहे दूर जाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर रहेगी, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज क्लास में हमने इस चीज को समझा, अगली क्लास में हमारे पास एक डेरिवेशन और होगा और उसको हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अभी रात के बज चुके हैं 2 बज रहे हैं शायद, ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी जो एनर्जी है वो डाउन फील हो रही है। अगर मैं दिखाऊं आपको, देख सकते हैं आप 2:01 हो रहे हैं और ये हमारे पास फ्राइडे नवंबर 8 2024 के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं ये सब दिखाने का मेरा मोटिव क्या है, मेरा दिखाने का मोटिव बस इतना है कि अगर मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ आपको, डेली वीडियो में आपको ला रहा हूँ, डेली में क्लासेस आपको दे रहा हूँ, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि उस क्लास को आप अटेंड करें और पूरा जितना भी मैं पढ़ाता हूँ, जितना होमवर्क मैं आपको देता हूँ उसको कवर करें। और विश्वास माने आप लोग मेरा कि अगर आपने पूरे जो भी 100 टॉपिक मैंने डिसाइड किए हैं, अगर उन्हें आप पढ़ते हो तो आपके फिजिक्स में नंबर बहुत अच्छे आएंगे। 70 में से 60 प्लस नंबर में कोई दाग नहीं रहेगा अगर आपके 100 के 100 टॉपिक कंप्लीट रहेंगे, ठीक है। तो ये मुझे बात बतानी थी कि आप लोग भाई पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। आप लोग अगर अच्छे नंबर लाते हो तो जैसे होता है ना कि हम कितनी मेहनत कर लें, जब अच्छा हो जाता है तो फिर उन चीजों पे हमारा हम भूल जाते हैं कि ठीक है हमने कितना संघर्ष किया, नहीं, बट ये आता है ना कि यार चलो कम से कम एटलीस्ट उसका रिजल्ट इतना पॉजिटिव आया। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग भी पढ़ाई करो। अगर हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा सा प्रयास करो, ठीक है भाई। आंखें दर्द हो रही हैं, गला खराब हो चुका है, बट कोई बात नहीं, ठीक है, सब चलता रहेगा, जीवन है। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल, ठीक है। कितने बजे मिलेंगे, शाम को संध्या के 7 बजे, संध्या के 7 बजे, है ना भाई। तो जानते होंगे संध्या का मतलब होता है शाम को, तो शाम को हम लोग 7 बजे मिलेंगे। लेक्चर नंबर इसका 2 आएगा, मतलब लेक्चर नंबर 10 होगा, इसका दूसरा पार्ट होगा। तो वहां पर हम लोग फिर से एक डेरिवेशन को करेंगे और आगे की तैयारी को अपनी जारी रखेंगे। और हाँ, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जरूर आप कमेंट करिएगा अगर कोई पे कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, फिजिक्स में आप और क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हो, और मैं क्या आपकी तैयारी करा दूं, और कोई प्रॉब्लम आ रही है 1 शॉट, तो मैं 1 शॉट वीडियो लाऊं, उससे भी हम लोग तैयारी कर लेंगे। तो आप अपना भी कुछ फीडबैक दिया करें, आप अपना भी कुछ ओपिनियन दिया करें, तो उस ओपिनियन को देखकर मैं और आगे आपके लिए कुछ प्लान कर सकूं और आपके लिए कुछ अच्छा बेहतर से बेहतर क्लास को
ला सकूं। ठीक है बच्चे लोग, तो पढ़ाई करते रहो, ध्यान रखो अपना, है ना, हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ ना खराब हो, नहीं तो अगर हेल्थ खराब होगी तो फिर पढ़ाई पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना आप ख्याल रखिए, पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत, कमेंट किया करो, बार बार बोलता हूं लेकिन आप लोग कमेंट करते नहीं। चलो कोई बात नहीं, ठीक भैया लोग, ध्यान रखिएगा, बाय बाय।